यशोधरा ने अपना कथन पूरा कर कर लिया। उसने अपने चलने का प्रबंध कर लिया। दूसरे दिन सब लोगों ने काशी को प्रस्थान कर दिया। उस समय संध्या हो गई थी। ग्रीष्म ऋतु की रात सुहावनी होती है, पर बीजगुप्त के लिए वह रात सुहावनी न थी। चतुर्दशी का चांद पूरब दिशा के क्षितिज पर चल रहा था और बीजगुप्त के हृदय में एक ज्वाला जल रही थी। दास और दासियों के झुंड मसाल हाथों में लिए हुए साथ थे। मसाल के उन शोलों में बीजगुप्त ने अपने हृदय में जलते हुए शोलों का प्रतिबिंब देखा। वह मौन था। बीजगुप्त के रथ पर बीजगुप्त था और श्वेतांक भी। मृत्युंजय के साथ यशोधरा थी। आधी रात बीत चुकी थी। चांदनी छिटक रही थी। मार्ग के समीपवर्ती उद्यानों से बेला और चमेली की भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। श्वेतांक ने निस्तब्धता भंग करते हुए कहा, आर्य, क्या रात को विश्राम करना उचित ना होगा? बीजगुप्त उस समय कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था वह स्वयं ही न जानता था। एक के बाद एक अनेक विचार उसके मस्तिष्क में उठते थे और लोप हो जाते थे। उस मानसिक अवस्था में उसे समय का कुछ भी ज्ञान न हो सका था। उसी समय मृत्युंजय का रथ उसके रथ के निकट आ गया। यशोधरा ने कहा, आर्य, बीजगुप्त, क्या विश्राम करना उचित होगा? बीजगुप्त चौंक उठा। उसने आकाश की ओर देखा। आकाश चंद्रमा पूर्वी भाग को छोड़कर पश्चिमी भाग की ओर बढ़ रहा था। उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, रथ रोक दो और देखो, किसी समीपवर्ती वाटिका में ठहरने का प्रबंध हो सकता है। रथ रुक गया। बीजगुप्त के रथ रोकने के साथ ही अन्य रथ भी रुक गए। श्वेतांक रथ से उतरकर वाटिका की तलाश में चला गया। बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्यश्रेष्ठ, क्षमा कीजिए, मुझे समय का कुछ भी अनुमान न था। आपको कष्ट हुआ होगा, पर अर्धरात्रि बीत चुकी है। यदि उचित समझिए तो हम लोग आगे बढ़ते चले। प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक किसी ग्राम में पहुंचकर वहां दिन भर विश्राम करें, क्योंकि यहाँ दोपहर की गर्मी से बचने का संभवतः प्रबंध न हो सकेगा और इस धूप में प्रातःकाल फिर चलना उचित न होगा। मृत्युंजय ने कुछ सोचकर कहा, ठीक कहते हो आर्य बीजगुप्त, आगे बढ़ चलना ही उचित होगा। थोड़ी देर बाद श्वेतांक लौट आया। उसने कहा, यहाँ एक बहुत सुंदर वाटिका है। उसमें एक विशाल भवन भी है। वह वाटिका सामंत की भूमि है। ठहरने का बड़ा सुंदर प्रबंध है। सामंत की वाटिका है? मृत्युंजय कहा उठे, तो फिर यहाँ के प्रबंध में कोई त्रुटि न होगी। आर्य बीजगुप्त, मैं इस वाटिका में ठहर चुका हूँ। सामंत का एक सुंदर प्रासाद भी यहाँ है। रथ वाटिका में मोड़ दिए गए। माली ने सामंतों का स्वागत किया। उद्यान में अतिथियों के पलंग लगा दिए गए। सब लोग थके थे, सो तुरंत ही सो गए। पर बीजगुप्त को नींद कहाँ? बीजगुप्त कहाँ जा रहा था, क्यों जा रहा था? इस प्रश्नों ने उसके मस्तिष्क में चक्कर में डाल दिया। वह काशी जा रहा था, शांति पाने के लिए, अपनी मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए, अपने कर्तव्य से च्युत न होने के लिए। वह पाटलिपुत्र छोड़ आया था, यशोधरा से दूर रहने के लिए, चित्रलेखा से दूर हटने के लिए। पर यशोधरा से वह दूर न हट सका। यशोधरा उसके निकट आ गई। शायद उससे भी निकट एक होते हुए नहीं आवे। असंभव। बीजगुप्त किंचित जोर से कह उठा। बीजगुप्त यशोधरा से प्रेम न कर सका। उसकी दृष्टि के आगे से यशोधरा हट गई। चित्रलेखा आई। चित्रलेखा कौन थी? उसके जीवन से चित्रलेखा का क्या संबंध था? चित्रलेखा उसकी प्रेमिका थी, पत्नी थी? वह चित्रलेखा से प्रेम करता था? चित्रलेखा उससे प्रेम करती थी? क्या वह अब भी प्रेम करती है? शायद हाँ, शायद ना। हाँ, इसलिए कि उसने बीजगुप्त को छोड़ा था, उसी के हित के लिए। हाँ, इसलिए कि उसने कुमारगिरी के सामने स्वीकृत किया था। नहीं, इसलिए कि वह बिना उसकी इच्छा के उसके जीवन को भार बनाते हुए चली गई। यही सोचते सोचते बीजगुप्त को कलरव गान सुनाई दिया। पूर्व दिशा में प्रकाश की प्रथम रश्मि अपना स्वर्णांचल फैलाए हुए प्रातःकालीन पवन से अटखेलियाँ कर रही थी और तारे पीले पड़कर एक के बाद एक अपना अस्तित्व मिटाते जा रहे थे। उसने देखा कि उससे थोड़ी दूर पर यशोधरा खड़ी हुई बेले की अधखिली कली पर के हिमजल के साथ खेल रही है। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह वाटिका में सुगंधित तथा शीतल समीर से अपने तप्त हृदय को शांत करने आया। यशोधरा के हाथ में फूल थे। उसने बीजगुप्त को बुलाया। आर्य, बीजगुप्त, देखो, प्रकृति के इस सुंदर रूप को तो देखो। यहाँ कितना उल्लास है, कितनी शांति और कितना सौंदर्य है। सारे जगत की चिंता, उसकी तृष्णा और अभिशाप से भरी हलचल से दूर, अति दूर, यहाँ पर निष्कलंक जीवन तितलियों के रंगीन परों के साथ अटखेलियाँ कर रहा है। बीजगुप्त पास आ गया। वह
यशोधरा के पार्श्व में खड़ा हो गया। उसने एक बार अपने चारों ओर देखा। देवी यशोधरा, मुझे प्रकृति में कोई सुंदरता नहीं दिखलाई देती। प्रकृति में आपको सुंदरता नहीं दिखलाई देती? यशोधरा ने आश्चर्यचकित नेत्रों से बीजगुप्त को देखा। अरे बीजगुप्त, क्या आप सत्य कह रहे हैं या हंसी कर रहे हैं? हंसी नहीं कर रहा हूँ देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम कह रही हो कि प्रकृति सुंदर है, मुझे प्रकृति कुरूप दिखाई देती है। यशोधरा बीजगुप्त की बात मानने को तैयार न थी। आर्य बीजगुप्त, देखो यह दूर्वा दल कितना कोमल है, कितना सुंदर है। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं यहीं इस दूर्वा दल पर रहूं, यहीं बैठूं और इसी पर विश्राम करूं। बीजगुप्त मुस्कुराया। नहीं, यह न करना देवी, यहाँ पास कोई वैद्य भी नहीं है जिससे उपचार कराया जा सके। तुम कहती हो दूर्वा दल कोमल है, सुंदर है, केवल इसलिए कि तुमने खुले में जीवन नहीं व्यतीत किया। इस दूर्वा दल में कितने कीड़े मकोड़े हैं, इस पर भी कभी ध्यान दिया है? इस दूर्वा दल में नमी है, यदि इस पर तुम अधिक देर तक विश्राम करो तो निश्चय ही तुम्हें शीत हो जाएगा। देवी, प्रकृति असुविधाजनक है, अपूर्ण है। यशोधरा ने नई बात सुनी, पर बात बड़े आकर्षक ढंग से कही गई थी। तर्क सुंदर थे, यशोधरा के लिए वे अकाट्य थे। वह कह उठी, प्रकृति अपूर्ण है? हाँ, प्रकृति अपूर्ण है। प्रकृति के अपूर्ण होने के कारण ही मनुष्य ने कृत्रिमता की शरण ली है। दूर्वा दल कोमल है, सुंदर है, पर उसमें नमी है, उसमें कीड़े मकोड़े मिलेंगे। इसलिए मनुष्य ने मखमल के गद्दे बनवाए हैं जिनमें न नमी है न कीड़े मकोड़े हैं। साथ ही जो दूर्वा दल से कहीं अधिक कोमल है। जाड़े के दिनों में प्रकृति के इन सुंदर स्थानों की कुरूपता देखो, जहाँ कोहरा छाया रहता है, जब इतनी शीतल वायु चलती है कि शरीर कांपने लगता है। गर्मी के दिनों में दोपहर के समय इतनी कड़ी लू चलती है कि शरीर झुलस जाता है। प्रकृति की इन असुविधाओं से बचने के लिए ही तो मनुष्य ने भवनों का निर्माण किया है। उन भवनों में मनुष्य उत्तरी हवा को रोककर जाड़ों में अंगीठी से इतना ताप उत्पन्न कर सकता है कि उसे जाड़ा न लगे। उन भवनों में जवासे तथा खास की टट्टियों को लगाकर मनुष्य गर्मी में इतनी शीतलता उत्पन्न कर सकता है कि उसे मधुमास का सा सुख मिले। प्रकृति मनुष्य की सुविधा नहीं देखती, इसलिए वह अपूर्ण है। ये पुष्प कितने कोमल हैं, इनमें कितनी मादक सुगंध है। यह कलरव गायन कितना मधुर है, कितना मन को लुब्ध करने वाला संगीत है। कोयल के स्वर में कितनी मिठास है और करुणा है। ये पुष्प कोमल हैं, ठीक है, पर इनमें कांटे भी तो हैं। न जाने कितने छोटे छोटे भुनगे इन फूलों के अंदर घुसे हुए हैं। रही इनकी कोमलता तथा इनकी सुगंध में इनकी सुगंध ये क्षणिक है, फिर इनकी सुगंध किस काम की। एकांत में ये अपना सौरभ व्यर्थ गंवा देते हैं। और इस कलरव गायन में माधुर्य हो सकता है केवल स्वरों का। यह कलरव गायन इसमें संयत भाषा न होने के कारण उस भावहीन संगीत की भांति है जिसमें स्वरों का उतार चढ़ाव नहीं है। इस संगीत में सप्त स्वर एक साथ गूंज उठते हैं। इस कलरव गायन से कहीं अच्छा मानव कंठ का संगीत होता है। और कोयल में केवल पंचम है, जिसको अधिक देर तक सुनने से चित्त ऊब उठता है। कोयल क्या कहती है यह कोई नहीं जानता, शायद वह कुछ भी नहीं कहती। जब निराशा मनुष्य के मन में छाती है तो इसी तरह से उसके अंदर तर्क वितर्क आते हैं और इसी तरह से उसे हर चीज़ कुरूप नज़र आती है। यशोधरा चकित हो गई। उसके भवन में एक उद्यान था जहाँ उसने प्रकृति को देखा था। वह प्रकृति की सुंदरता पर मुग्ध थी, पर आज बीजगुप्त के तर्कों को सुनकर उसने सोचा कि वह कितने भ्रम में थी। आगे एक कृत्रिम प्रपात था। उस प्रपात से दूर हटकर कपोतों के झुंड उस एक कृत्रिम नहर में नहा रहे थे। यशोधरा उस ओर बढ़ी। बीजगुप्त उसके साथ हो लिया। मंत्रमुग्ध की भांति यशोधरा उस सौंदर्य को निरख रही थी। उसने धीरे से कहा, ये कपोत कितने सुखी हैं, आपस में किस प्रकार ये खेल रहे हैं। इनमें ईर्ष्या, घृणा, दुष्टता तथा अन्य अवगुण जो मनुष्य में पाए जाते हैं नहीं है। जी चाहता है कि मेरे भी पंख होते और मैं कपोती होती। बालिका की सरलता पर बीजगुप्त हंस पड़ा। देवी यशोधरा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम कपोती होती तो मनुष्य बनना चाहती। वाह, बात सच है। तुम समझती हो कि ये कपोत सुखी हैं, निश्चिंत हैं, इनके शत्रु नहीं हैं। यह तुम्हारा भ्रम है।
अभिलाषा के पूर्ण होने को सुख कहते हैं, अभिलाषा के पूर्ण न होने को दुख कहते हैं। क्या तुम जानती हो कि इन कपोतों को सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं? प्रश्न तो यह है कि क्या इनकी अभिलाषाएं भी होती हैं? मनुष्य इन पशुओं तथा पक्षियों से श्रेष्ठ इसलिए है कि उसके अभिलाषाएं होती हैं और वह अभिलाषा को पूर्ण करके सुखी होता है। मनुष्य करता है, पैदा होकर अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत करके मर जाने के लिए नहीं बनाया गया है, वह बनाया गया है कर्म करने के लिए। पशु और पक्षी भोजन के लिए किस बुरी तरह से झगड़ते हैं, फिर भी यह याद रखना, मनुष्य को अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वह हल चलाता है, अन्न उत्पन्न करता है, पर पशु और पक्षी प्रकृति के पदार्थों पर रहते हैं। पृथ्वी के कीड़े मकोड़ों को खाकर पक्षी जीवित रहते हैं। पशुओं में तो एक दूसरे को खा कर अपनी भूख मिटाने का चलन है। इन कपोतों को के शत्रुबाज जब इन पर झपटते हैं तब इनकी दशा देखो, इन्हें कितनी चिंता रहती है, ये कितने विवश हैं। यशोधरा आश्चर्य से बीजगुप्त को देख रही थी। ये ऐसे तर्क शायद उसने पहली बार सुने होंगे, जो कि काफ़ी हद तक सच है। बीजगुप्त ने कुछ रुक कर कहा, देवी यशोधरा, तुम समझती होगी कि प्राकृतिक वातावरण में रहने वाला मनुष्य सुखी है, पर एक बात याद रखना, मनुष्य अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं रहता। तुम राजप्रसाद में पली हो, राजप्रसाद में तुम्हें कोई रुचि नहीं, उसकी सुंदरता तथा उसकी सार्थकता के प्रति तुम उदासीन हो। उदासीन ही नहीं, कभी कभी तुम्हारी उस वातावरण को छोड़ने की इच्छा भी होती होगी। तुम इस प्रकृति के निकटस्थ झोपड़ियों में सुख देखती होगी। तुम ग्रामों में खुली हवा में पशुओं के साथ प्रकृति से क्रीड़ा करने की सुखद कल्पना के वशीभूत हो जाती हो। ठीक है, स्वाभाविक है, पर जरा इन ग्रामवासियों से तो पूछो, ये लोग यही कहेंगे कि जो सुख है वह महलों में है, दास दासियों से घिरे रहने में है। फिर हमारे वे प्रपितामह जिन्होंने ये महल बनवाए हैं, कभी ग्रामवासी ही रहे होंगे। उन्होंने ग्राम छोड़कर नगर क्यों बसाए? इसलिए कि प्रकृति की कुरूपता को तथा उसकी असुविधाओं को उन्होंने कृत्रिमता से दूर करना उचित समझा। यह वाटिका जिस पर तुम मोहित हो रही हो स्वयं प्रकृति है। यदि प्रकृति देखना चाहती हो तो जंगलों में जाओ। स्वयं कृत्रिम है। यदि प्रकृति देखना चाहती हो तो जंगलों में जाओ, जहाँ सिंह अपनी खून की प्यासी जीभ को लिए हुए फिरा करते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी घास में विषधर सर्प अकारण ही लोगों को काटकर मृत्यु के घाट उतारने को प्रस्तुत रहते हैं। इस कृत्रिम नहर को छोड़ो और नदियों को देखो, वहाँ मगर और घड़ियाल मनुष्य का भोजन करने के लिए जल में छिपे हुए ताक लगाए बैठे रहते हैं। तब तुम देखोगी कि सुख और सौंदर्य प्रकृति में है या कृत्रिमता में है। वाह! एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर इसे कहते हैं। बीजगुप्त अपनी बात कह रहा था और यशोधरा आश्चर्य से उसके मुख की ओर देख रही थी। अभी तक वह बीजगुप्त को केवल एक चरित्रवान व्यक्ति ही समझती थी। आज उसे मालूम हुआ कि बीजगुप्त में उच्च चरित्र के साथ साथ उच्च कोटि का मस्तिष्क भी है। बीजगुप्त की विद्वत्ता से, उसकी मौलिकता से और उसके तर्कों से वह चकित हो गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बीजगुप्त के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति में परिणत होती जा रही है। उसने कुछ देर तक मौन रहकर कहा, अरे बीजगुप्त, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा, एक प्रश्न है, आपने यह सब कहाँ और कब पढ़ा? प्रश्न वास्तव में अनुचित था, पर बीजगुप्त ने उस पर ध्यान न दिया। देवी यशोधरा, संसार की पाठशाला में अनुभव की प्रशिक्षा प्रणाली से परिस्थितियों ने मुझे सब पढ़ाया है और अब जलपान का समय हो गया है, क्या चलना उचित न होगा? इतना कहकर बीजगुप्त भवन की ओर मुड़ा। यशोधरा भी मुड़ी और बीजगुप्त के साथ वह लौटी। बीजगुप्त प्रसन्न न था, उसके मुख से स्पष्ट था। यशोधरा ने पूछा, आर्य बीजगुप्त, आज अन्यमनस्क क्यों हैं? आप दुखी हैं? इस दुख का कारण क्या आप बतला सकते हैं? एक ठंडी सांस लेकर बीजगुप्त ने कहा, हाँ देवी यशोधरा, मैं दुखी हूँ, और पर मेरे दुख का कारण सुनकर क्या करोगी? तुम्हारा उस कारण को न जानना ही उचित है। क्या वह कारण गुप्त है? नहीं, मेरे जीवन की कोई बात गुप्त नहीं है। गुप्त वे बातें रखी जाती हैं जो अनुचित होती हैं। गुप्त रखना भय का द्योतक है और भयभीत होना मनुष्य के अपराधी होने का द्योतक है। मैं जो करता हूँ उसे उचित समझता हूँ, इसलिए उसे कभी गुप्त नहीं रखता। कारण मैं तुम्हें इसलिए नहीं बतलाना चाहता कि अपने दुख से दूसरों को दुखी करना अनुचित है। यशोधरा चुप हो गई। उसने अनुभव किया कि वह इस विषय पर बातें छेड़कर बीजगुप्त को अधिक दुखित बना रही है। इस समय वे दोनों भवन तक पहुंच गए। आर्यश्रेष्ठ, मृत्युंजय एवं श्वेतांक इन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जलपान का प्रबंध हो गया था। यशोधरा दौड़कर मृत्युंजय के गले लिपट गई। मृत पिताजी, आज आर्य बीजगुप्त ने मुझे ऐसी बातें बतलाईं जिनसे मेरी आंखें खुल गईं। मेरी पुरानी धारणाओं को इन्होंने बिल्कुल निर्मूल साबित कर दिया। आर्य बीजगुप्त बहुत बड़े विद्वान हैं, यह आज मुझे पता चला। उस समय यशोधरा बीजगुप्त की ओर देख रही थी। प्रेम के अंकुर
यहीं से फूटते हैं मित्रों। यशोधरा ने श्वेतांग की ओर दृष्टि डाली। श्वेतांग का मुख पीला था। बेचारा आशिक। ऐसा मालूम होता था कि श्वेतांग पीड़ित है। यशोधरा ने श्वेतांग का हाथ पकड़ लिया। ये और भी बड़ा कष्ट है। अरे श्वेतांग, क्या तुम अस्वस्थ हो? इतना कहकर यशोधरा श्वेतांग की नाड़ी की परीक्षा करने लगी। नहीं, तुम्हें ज्वर तो नहीं है? फिर तुम्हारा मुख इतना पीला क्यों है? श्वेतांग संभवतः ठीक तरह से विश्राम न कर सकने के कारण थक गया है, बीजगुप्त ने कहा। श्वेतांग, तुम दोपहर भर सो लो। यशोधरा श्वेतांग का हाथ पकड़े खड़ी थी और श्वेतांग के मुख का पीलापन धीरे धीरे लोप होता जा रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, विश्राम से ठीक हो जाऊँगा। जलपान करने के बाद बीजगुप्त ने श्वेतांग से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, इस समय मैं शयन करूँगा। जिस समय भोजन तैयार हो जाए उस समय तक तुम मुझे जगा देना, और तुम आर्य मृत्युंजय के साथ बैठो। वे ऐसा ना समझे कि हम लोग उनकी कोई परवाह नहीं करते। मृत्युंजय तथा यशोधरा के साथ बैठकर श्वेतांग बातें करता रहा। यशोधरा ने प्रातःकाल की प्रकृति के विषय की बातचीत सुनाई। मृत्युंजय बीजगुप्त के तर्कों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने कहा, श्वेतांग, आर्य बीजगुप्त कुछ अस्वस्थ से दिखलाई देते हैं। श्वेतांग के उत्तर देने से पहले ही यशोधरा ने कहा, हाँ, मेरा भी अनुमान ऐसा ही है। और आर्य बीजगुप्त से मैंने पूछा भी, उन्होंने अस्वीकार कर लिया कि वे दुखी हैं, पर जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे कारण न बतलाएंगे। इस बार यशोधरा की दृष्टि श्वेतांग की ओर थी। मृत्युंजय ने कहा, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं। संभवतः यद्यपि मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी दूषित प्रवृत्ति का द्योतक है, मनुष्य अपनी बातें गुप्त इसलिए रखता है कि वह भय खाता है कि कहीं समाज यदि उन बातों को जान जाए तो उसकी समालोचना न करे या उसको बुरा न कहे। फिर भी मैं इतना कह सकती हूँ कि बीजगुप्त के दुख का कारण गुप्त नहीं है, उन्होंने मुझसे स्वयं यह कहा था। और शायद यह परिभाषा भी थी, मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी कलुषित प्रवृत्ति का द्योतक है। आर्य बीजगुप्त की है। श्वेतांग ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, मौका मिला तो क्यों छोड़ेगा। नहीं, समर्थ के लिए इसमें गलती नहीं। जो व्यक्ति समाज को ठुकराकर जीवित रह सकता है उसके लिए यह सिद्धांत सर्वथा उचित है। पर संसार समर्थ नहीं है। मुझे ही ले लो, मैं आर्य बीजगुप्त का सेवक हूँ, उनकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है। मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, मुझ में भी व्यक्तित्व है, पर वह व्यक्तित्व किस काम का? मैं पराधीन हूँ। कभी विरोध की स्वाभाविक आग मेरे उर को प्रज्वलित कर देती है। उस समय उस विरोध की आग को प्रकट करके कलह उत्पन्न कर लेना उचित होगा, या उस आग को दबाकर कर्तव्यरत हो जाना उचित होगा? इसका उत्तर स्पष्ट है। मृत्युंजय ने कहा, वत्स श्वेतांग, तुम्हारा यह विरोध अनुचित है और इसलिए उसको गुप्त रखना उचित होगा। यशोधरा ने धीरे से कहा, तुम्हारा यह विरोध उचित है आर्य श्वेतांग, मुझे तुम्हारी इस अवस्था पर दुख है। श्वेतांग ने यशोधरा की आंखों में सहानुभूति मिश्रित प्रेम की एक आभा देखी। और इसके साथ ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमेशा की तरह मैं आपका दोस्त देव आपके सामने इस अंक को लेकर प्रस्तुत था। अपना प्रेम बनाए रखने के लिए और इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, आभार। और अगले अंक में फिर से मिलने के लिए तक के लिए नमस्कार।